हिंदी आचार्य की एजुकेशन की सीरीज में अब हम बच्चों पढ़ने वाले हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 का। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। अब बच्चों जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा है कि यूनिवर्सिटीज़ के लिए कमीशन बिठाया गया था 1902 में, जो कि 1901 में हुई शिमला में एजुकेशन से संबंधित कॉन्फ्रेंस का नतीजा था, जिसकी वजह से एक कमीशन बिठाया गया 1902 में, और जिसे यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 कहते हैं। उसकी जो रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया गवर्नमेंट ने, और लॉर्ड कर्जन जो वॉइस रॉय थे उन्होंने फिर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट को भी एक्सेप्ट किया है और इसको लागू किया है हमारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो अब ये जो क्योंकि जो लॉर्ड कर्जन थे वो एक्चुअली एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, उन्होंने बहुत सारा इसमें बहुत सारे चेंजेस इसमें किए हैं। तो ये सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, ये प्राइमरी एजुकेशन भी कवर करता है, सेकेंडरी एजुकेशन भी कवर करता है। तो इसलिए अब हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी एजुकेशन से। तो चलो बच्चों स्टार्ट करें। तो प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित पढ़ेंगे अब। तो लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि प्राइमरी एजुकेशन जो है इंडिया में वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो फंड्स हैं वो सबसे ज़्यादा कम है प्राइमरी एजुकेशन के लिए ख़ास तौर पर। इसीलिए उन्होंने जो प्रोविंसेस हैं उनको कहा, जो राज्य हैं उनको कहा कि एजुकेशन में ख़ास तौर पर प्राइमरी एजुकेशन के फील्ड में ज़्यादा फंड्स को है खर्चना है। और इसके साथ ही उन्होंने जो गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स मिलती थी लोकल अथॉरिटीज़ को, उसको भी चेंज कर दिया। 1/3 पहले मिलती थी, फिर 1/2 मिलने लगी। और इसके साथ ही लॉर्ड कर्जन ने स्टॉप पेमेंट बाय रिजल्ट्स। अब देखिए, इससे पहले जो कि हंटर कमीशन ने एक रिकमेंडेशन की थी कि हमें उन्हीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को सपोर्ट करना चाहिए, ग्रांट देनी चाहिए जो हमें रिजल्ट दिखाएंगे। लेकिन अब लॉर्ड कर्जन ने ये चीज़ कैंसिल कर दी है, स्टॉप कर दी है कि ग्रांट इन एड मिलती रहेगी। और इसके साथ ही उन्होंने टीचर्स की ट्रेनिंग की बात तो बहुत देर से चल रही है, तो ये अभी भी चलेगी इसमें यूनिवर्सिटीज़ कमीशन में, यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में भी, कि जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं टीचर्स के लिए जो इस्टेब्लिश किए जाने वाले हैं उसमें जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो कम से कम 2 साल की होगी, 2 साल से कम नहीं हो सकती। और इसके साथ ही जो स्कूल्स गाँव में पढ़ते हैं उनमें तो एग्रीकल्चर का जो विषय है वो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, और टीचर्स को एग्रीकल्चर की जो ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वो आगे बच्चों को एग्रीकल्चर सिखा सकें। और इसके साथ ही लॉर्ड कर्जन ने प्राइमरी एजुकेशन के जो टीचर्स हैं उनका भी जो पे स्केल है उनको बढ़ाने के लिए भी बोला। और इसके साथ ही जो किंडरगार्टन जो है, प्री प्राइमरी जिसे हम कह सकते हैं, उसमें भी साइंटिफिक मेथड्स ऑफ टीचिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये है प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904। अब हम इसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में जो पॉलिसी थी उसकी बात करते हैं। अब देखो बच्चों, जो हंटर कमीशन था उसमें तो ये चीज़ बोली गई थी कि हमें एक बार एजुकेशन जो है का जो पूरा महकमा है उसको एक बार इस्टेब्लिश कर देना चाहिए, एक पैटर्न डेवलप कर देना चाहिए एजुकेशन का। उसके बाद में गवर्नमेंट जो है इस फील्ड से विथड्रॉ कर ले और प्राइवेट एंटरप्राइज जो है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो कि एजुकेशन देना चाहते हैं उनको आगे आना चाहिए, उन्हीं को जिम्मेदारी दे देनी चाहिए एजुकेशन की। लेकिन अब ये जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 है ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, जबकि ये कहता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट इन एड तो देनी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनको ऐसे ही छोड़ दें और गवर्नमेंट एजुकेशन के फील्ड से ही चली जाए, ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट को उल्टा जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनको चेक भी करना चाहिए। कैसे करना चाहिए कि जो सभी जितने भी स्कूल्स हैं उन सभी स्कूल्स के अंदर जो टीचर्स हैं वो पूरी तरह से ट्रेंड टीचर्स ही होने चाहिए और सफिशिएंट टीचर्स होने चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि बच्चे ज़्यादा है और टीचर्स कम है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो प्राइवेट जो एंटरप्राइजेज हैं एजुकेशन के फील्ड में उनके लिए उन्होंने कुछ रेगुलेशंस हैं इसमें। और इसके साथ ही रिक्रिएशन ऑफ द स्टूडेंट्स की बात की गई है। तो यानी कि जो स्कूल्स हैं उसके अंदर जो बच्चों के लिए रिक्रिएशन होनी चाहिए, उनकी हेल्थ के लिए, यानी कि फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है वो होना चाहिए, उनके लिए प्लेग्राउंड होना चाहिए एक्सेट्रा। और इसके बाद रिकग्निशन बाय द डायरेक्टर। अब ये इसमें बोला गया है कि जो भी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको डायरेक्टर ऑफ पब्लिक
इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट, यानी कि जो स्टेट का, जो राज्य का जो विभाग है शिक्षा का, उसका जो सर्वोच्च अधिकारी है जो कि डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर से आपको मान्यता मिलेगी तब आपका जो स्कूल है, तब आप स्कूल चला सकते हो। तो आप इसी तरह से सीधा स्कूल खोल लिया उस तरह से नहीं चला सकते, आपको डायरेक्टर से इजाज़त लेनी पड़ेगी, तब आप स्कूल सेकेंडरी लेवल के खोल सकते हैं। और उसके बाद अब देखिए बच्चों, यहाँ पर बोर्ड नहीं होता था, ये बात भी अच्छे से समझिए कि रिकग्निशन बाय द डायरेक्टर तो हो गया, रिकग्निशन बाय द यूनिवर्सिटी का मतलब ये है कि स्कूल को यूनिवर्सिटी से रिकग्निशन लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो इस टाइम पर बोर्ड नहीं होता था, तो जो मैट्रिकुलेशन का जो एग्ज़ाम है वो यूनिवर्सिटीज़ ही लिया करती थी, तो इसलिए तो अपने बच्चों का 10th का एग्जाम दिलवाने के लिए भी स्कूल्स को यूनिवर्सिटी से रिकग्निशन लेना पड़ेगा, और स्कूल को खोलने के लिए, चलाने के लिए रिकग्निशन लेना पड़ेगा एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद ग्रांट्स की बात आती है, तो जो लॉर्ड कर्जन है वो इसमें कहते हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में ये कहा गया कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो स्टेट्स की गवर्नमेंट है, उसको ज़्यादा ग्रांट्स देनी चाहिए स्कूल्स को। और इसके साथ ही जो ग्रांट्स हैं वो मतलब प्राइवेट एंटरप्राइजेस को देंगे, वो तो है ही है। इसके साथ ही जो टीचर्स इन सर्विस हैं, मतलब जो टीचर्स अभी इस टाइम पे जॉब कर रहे हैं लेकिन उनकी ट्रेनिंग नहीं हो रखी है, उस चीज़ को एनकरेज किया जाए, उस चीज़ को बढ़ावा दिया जाए। और इसके साथ एक इंस्पेक्टोरेट भी होना चाहिए इंस्पेक्शन के लिए, जो कि एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, विभाग है हर एक स्टेट के अंदर, उसमें एक इंस्पेक्शन का भी एक विभाग होना चाहिए ताकि स्कूल्स की इंस्पेक्शन अच्छे से की जा सके। और मिडिल लेवल तक, यानी कि 8वीं लेवल तक की जो एजुकेशन है वो वर्नैक्युलर्स में होनी चाहिए। अब तक बच्चों हम प्राइमरी लेवल तक ही पढ़ते आ रहे हैं कि केवल प्राइमरी एजुकेशन ही होनी चाहिए वर्नैक्युलर्स में, इंडियन लैंग्वेजेस में, लेकिन अब मिडिल लेवल तक यूनिवर्सिटीज़ एक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है कि मिडिल लेवल तक जो है वो वर्नैक्युलर यानी कि भारतीय भाषाओं में एजुकेशन होनी चाहिए। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि इंग्लिश को नेग्लेक्ट किया, इंग्लिश भी पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो वर्नैक्युलर्स होना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मिडिल लेवल तक कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग आपने वर्नैक्युलर्स को अलाउ किया, तो वो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट के अकॉर्डिंग है। हाँ जी बच्चों, अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन की। तो जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ कमीशन 1902 था, उसने बोला था कि ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड होनी चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस एरिया तक, किस क्षेत्र तक, कहाँ तक के बच्चों को एजुकेशन दे सकती है। और बच्चों ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनिवर्सिटीज़ केवल उस टाइम तक, जो यूनिवर्सिटीज़ का जो एक्ट है 1904, अभी जिस एक्ट की हम बात कर रहे हैं, इससे पहले तक जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी वो केवल अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ थी, वो केवल एफिलिएशन देती थी कॉलेजेस को और कॉलेज ही पढ़ाते थे, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई नहीं होती थी। लेकिन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज़ को भी पढ़ाने का अधिकार मिल गया और टीचर्स अपॉइंट करने का अधिकार मिल गया, उनको भी इस तरह के लैब्स बनानी थी, उनको भी मतलब लाइब्रेरीज बनानी थी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाना था, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाने थे। अब यूनिवर्सिटीज़ भी टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 के बाद। तो ठीक है बच्चों, अब ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब यूनिवर्सिटी को अब इसके साथ ही यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेनेट और सिंडिकेट की बात भी हो रही है। जो सेनेट है उसको चुनाव के थ्रू चुना जाएगा यूनिवर्सिटी की सेनेट को, और जो सिंडिकेट है उसके अंदर जो है 9 से 15 मेंबर्स हो सकते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में इस पॉइंट के बाद पढ़ेंगे। और लेकिन ये जो गवर्नमेंट जो सेनेट एंड सिंडिकेट जो है यूनिवर्सिटी की, वो जो रूल्स बनाती है गवर्नमेंट इनको चेंज कर सकती है। और जो रिकग्निशन है यूनिवर्सिटी की, ये भी हमने अभी पढ़ा कि जो यूनिवर्सिटी है वो स्कूल्स को रिकग्निशन देगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो हैं वो अभी भी 10th लेवल के, जो मैट्रिकुलेशन लेवल के हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ ही ले रही हैं। और जो लॉर्ड कर्जन है उन्होंने ही डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी भी एस्टैब्लिश किया था। और जो लॉर्ड कर्जन है उन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन की पोस्ट भी बनाई थी, यानी कि हर एक स्टेट में एक एजुकेशन का डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट का एक डायरेक्टर है। तो इन सभी स्टेट्स का जो हेड होगा न्यू दिल्ली में,
तो वो जो होगा, मतलब जो भी भारत की राजधानी है वहां पर उनका एक डायरेक्टर जनरल होगा। इसकी जो पोस्ट है वो लॉर्ड कर्जन ने बनाई है। ये भी हम ये 2 पॉइंट्स हैं, आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट भी लॉर्ड कर्जन ने बनाया है, और डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन की जो पोस्ट है ये भी लॉर्ड कर्जन ने बनाई है। और पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। और जो सिंडिकेट है जो यूनिवर्सिटी की, उसमें 9 से लेके 15 तक मेंबर्स हो सकते हैं। जो सेनेट है उसमें 20 जो मेंबर्स हैं वो मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे की जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें 20 हो सकते हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें 15 हो सकते हैं सेनेट के मेंबर्स। अब ये जो सेनेट के जो मेंबर्स हैं, अभी हमने पढ़ा कि इनको जो चुना जाता है वो चुनाव के थ्रू, इनकी इलेक्शंस होती हैं, उसके थ्रू इनको चुना जाता है। और जो यूनिवर्सिटी के जो फेलो हैं वो, पहले तो ऐसा होता था कि जो यूनिवर्सिटी के जो फेलो हैं वो अनलिमिटेड होते थे, लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग 50 फेलोज हो सकते थे और 50 से ज़्यादा फेलोज नहीं हो सकते थे। और ये जो फेलोज होते थे ये लाइफ टाइम चलते रहते थे, गवर्नमेंट इनको नॉमिनेट किया करती थी। लेकिन अब नया रूल आता है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट के अकॉर्डिंग कि अब जो है, जो फेलोज हैं वो हमारे 6 साल से ज़्यादा तक कोई व्यक्ति फेलो नहीं रह सकता एक बार में, ठीक है। अब एक और चीज़ है, गवर्नमेंट के पास जो वीटो पावर है, जो वीटो पावर है मतलब कि कोई अगर यूनिवर्सिटी की जो सेनेट और सिंडिकेट है, इन्होंने कोई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपने जो रूल्स बनाए हैं, लेकिन गवर्नमेंट इतना अधिकार रखती है कि ये उनको अंडू कर सके, इसलिए गवर्नमेंट के पास वीटो का अधिकार है। अब बात करते हैं इसके क्रिटिसिज्म की। तो स्टूडेंट्स, जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 है, इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया इसको। एक तो पहले भी अभी हमने पढ़ा पिछले वीडियो में कि 1902 का जो यूनिवर्सिटीज़ कमीशन था, उसकी जो रिकमेंडेशंस थी उसी को तो एक्सेप्ट किया गया है इस इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में। और उसकी जो रिकमेंडेशंस थी, क्योंकि हम अभी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो भारत के जो लोग थे उनको इस तरह की पॉलिसीज़ पसंद ही नहीं आ रही थी, तो मतलब मासेस ने इसको पसंद नहीं किया। और सैडलर कमीशन, जो कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट के जस्ट बाद में सैडलर कमीशन आता है, और सैडलर कमीशन अपने से पिछले यानी कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट को रिव्यू करता है, तो वो इसको पूरी तरह से क्रिटिसाइज़ करता है। सैडलर कमीशन 1917 में बनता है और वो कहता है कि ये जो एक्ट इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 है, ये एक तरह से इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को कम्प्लीटली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ बनाने पर तुला हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सैडलर कमीशन ने क्या कहा कि जो अब यूनिवर्सिटीज़ हैं वो केवल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ बनकर रह गई हैं। और जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं वो कहते हैं कि ये जो मेजर्स हैं, ये जो रिकमेंडेशंस हैं, इसमें जो एक्ट के अंदर जो हमने चीज़ें कही गई हैं, ये बिल्कुल रेट्रोग्रेड मेजर्स हैं, यानी कि ये पूरी तरह से आप अपने आप को पीछे की तरफ लेकर जा रहे हो बजाय कि आगे की तरफ बढ़ने के। और इसके साथ ही जो ना एक और है, डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट की तरह बना देना चाहते थे। ये भी एक इल्ज़ाम लगाया जाता है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट के ऊपर कि जो जिस तरह की इसमें पॉलिसीज़ हैं, जैसे गवर्नमेंट इसमें वीटो कर रही है, तो ये एक तरह से इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ना होकर, सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ना होकर विभाग बन गए हैं। तो सरकार के एक तरह से ये विभाग बनाने का भी, डिपार्टमेंट्स बनाने का भी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है। हालांकि इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है जो कि ग्रांट्स के बारे में है कि 5 लाख रुपए की जो एनुअल ग्रांट है, सालाना ग्रांट है, वो दी जाने लगी। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज़ को खासतौर पर हायर एजुकेशन के लिए 5 लाख रुपए की सेंटर की तरफ से ग्रांट दी जाने लगी सालाना। और ये जो यूनिवर्सिटीज़ को दी जाने वाली जो ग्रांट है, ये एक तरह से एक परमानेंट फीचर ही बन गया है। 1904 से लेके ये एक परमानेंट फीचर बन गया है। तो इसकी शुरुआत भी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 से ही होती है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं अलग अलग इसके जो एस्पेक्ट्स हैं, इसको किस तरह से क्रिटिसाइज करना है, किसने क्या कहा, और प्राइमरी, सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी लेवल पर किस तरह से इस यूनिवर्सिटीज़ एक्ट का प्रभाव पड़ा। सभी पॉइंट्स मैंने अच्छे से क्लियरली आपको समझाए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हिंदी आचार्य।